अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप नियमित रूप से क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे, वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 का पाठ पढ़ेंगे। पहले मैं पद्य ही पढ़ाऊंगी और गद्य तो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, परंतु पहले पद्य पढ़ना आवश्यक है। कृपाराम खिड़िया पाठ 5 जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले कृपाराम खिड़िया जी का। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। ये किस वंशावली से थे? चारण कवि थे। ये चारण वो होते बच्चों, पहले पुराने ज़माने में चारण और भाट जो होते थे वो राजा महाराजा की वंशावलियों का गान करते थे और उनके वंशों के बारे में बताते थे, गाकर सुनाते थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान पाली ज़िले में है, अभी राजस्थान में है, वो के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह व उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वता से प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जागीर प्रदान की थी। कि जो राजा देवी सिंह थे और उनके पुत्र राव लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने इनको महाराजपुर और लक्ष्मणपुर गांव की जागीरें प्रदान कर दी, क्योंकि बहुत विद्वता और प्रतिभा इनमें थी। इस कारण से कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सन और संवत अलग अलग हैं बच्चों। संवत में से 57 साल घटाने पर सन प्राप्त होता है, या इसमें संवत या सन में 57 साल जोड़ दे तो वो संवत आ जाता है। तो लगभग 1864 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य, चालकनेसी नाटक तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। जो प्रामाणिक रचना है वो राजियारा सोरठा ही है, जो मिलती है प्रमाण के रूप में। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम राजिया, जो उनका सेवक था राजाराम, जिसको राजिया कहते थे, वो उसको संबोधित कर लिखा है। राजाराम राजिया कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, इसलिए वह बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। दुखी रहता था, जैसा कि हमारे सोसाइटी में या हमारे समाज में होता है कि जिसके कोई संतान नहीं होती तो ऐसा माना जाता है कि उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तब कवि ने उसे आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता द्वारा उसे अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। अब सोरठे क्या है? दोहा जो होता है बच्चों, दोहा एक छंद है और सोरठा भी एक छंद है। दोहा से विपरीत होता है। दोहे में दूसरे और आपने देखा होगा, दोहे में दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलते हैं, और इसमें सोरठे जस्ट उल्टा होता है उसका। सोरठे में पहले और तीसरे चरण में तुक मिलते हैं और उसमें 13-11 होती है, इसमें 11-13 मात्राओं पर यति होती है। बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है सोरठा। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। नीति काव्य की और राजस्थानी भाषा में नीति काव्य की प्रथम रचना ये मानी जाती है। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, सोरठा छंद है तथा वैण सगाई मुख्य अलंकार है। जो राजस्थानी अलंकार है वैण सगाई, वो मुख्य अलंकार है। इसमें इनकी सहजता, सरलता और सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। प्रसाद गुण युक्तता यानी बहुत सीधे सीधे इनका भाव समझ में आ जाता है। सरल और सरस भी हैं ये सोरठे, और इनका पढ़ते ही भाव समझ में आ जाता है। इस कारण ये लोक समाज में बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में क्या आया है बच्चों? संकलित अंश में कवि ने हिम्मत और पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा में पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। ठीक है ना, कि हिम्मत और पराक्रम का महत्व बताया है इसमें,
सत्संगति से क्या लाभ, जब अगर हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो उससे क्या लाभ होता है वो बताया है। और आपदा से पूर्व प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। अगर कोई आपदा आने वाली है और हमने उससे पूर्व ही कोई बहुत सारे प्रबंधन कर लिए हैं उससे निजात पाने के, तो उसके बारे में भी इसमें बताया है। इनमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है कि जीवन में वाणी ही ऐसी है जो हमें अच्छा और बुरा बनाती है। मधुर वचन बोलने का इसमें उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। इन सोठों में क्या प्रकट होता है, कवि ने की विद्वता यानी विद्वान जो कवि है उसके बारे में बताता है, और बहुज्ञता यानी बहुत प्रकार की उनको जानकारियाँ हैं ये प्रकट होता है इससे, और अनुभव की व्यापकता यानी उनको जीवन में बहुत अनुभव रहा है। इन सारी बातों का इनके पाठ से पता चलता है। अब हम पाठ पढ़ते हैं बच्चों। हम पाठ पढ़ने से पूर्व, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा में है इसीलिए थोड़ा सा कठिनाई आपको लग सकती है, तो उससे पूर्व हम लोग ये करते हैं कि इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, ताकि अगर आप शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो आपको भी आसान रहेगा कि इसका अर्थ करने में। रोही निर्जन वन, रोही का अर्थ होता है निर्जन वन। हलकार्या यानी ललकारना, हलकार्या ललकारना। मृगा मृग या पशु, मृगा मृग पशु। जूद युद्ध, जूद युद्ध। रसा पृथ्वी, रसा पृथ्वी। बेमौसर बिना अवसर, बेमौसर बिना अवसर। उपाव उपाय, उपाव उपाय। आमय रोग, आमय रोग। घाले देता है, घाले देता है। हरकत हर्ष या प्रसन्नता, हरकत हर्ष प्रसन्नता। इमरत अमृत, इमरत अमृत। मुके कम होना, मुके कम होना। आकृत आकृति, आकृत आकृति। मंझार मध्य में, मंझार मध्य में। चनन चंदन वृक्ष, चनन चंदन वृक्ष। मंझार बिल्ली, मंझार और मंजार दो हैं, देखिए आप लोग शब्द सिर्फ झ का ही अंतर है, जय जहाज और झ झंडा। तो मंजार बिल्ली और मंझार मध्य में। खल खड़ या भूसी, खड़ खल या भूसी। घण घने, घण घने। धाय प्रहार, धाय प्रहार। राय दरार, राय दरार। आछी अच्छी, आछी अच्छी। शाड़ा श्रृगालों को, शाड़ा श्रृगालों को। जोरावर बल पराक्रम, जोरावर बल पराक्रम। खगां तलवार, खगां तलवार। अवदात हितकारी उज्ज्वल, अवदात हितकारी उज्ज्वल। रूढ़ी अच्छी, रूढ़ी अच्छी। दव जंगल, दव जंगल। रोभा कष्ट, रोभा कष्ट। रद रद्दी, रद रद्दी। रसना जबान या वाणी, रसना जबान वाणी। रंच जरा सा भी, रंच जरा सा भी। हेक एक, हेक एक। न्यारो अलग, न्यारो अलग। तर वृक्ष, तर वृक्ष। मूसा चूहा, मूसा चूहा। रस अपनत्व या मित्रता, रस अपनत्व मित्रता। गुड़ गुड़, गुड़ गुड़। साबल हथौड़ा, साबड़ हथौड़ा। विद भेदना, विद भेदना। उर्ध्वगत ऊर्ध्वगति, उर्ध्वगत ऊर्ध्वगति। तो बच्चों इसके साथ साथ पहले आप पाठ पढ़ें और पहले शब्दार्थ भी कर सकते हैं, शब्दार्थ को याद भी कर लें, शब्दार्थ को आप अपने कॉपी में लिख लें। अर्थ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।